पर बड़ा एक्शन हो सकता है। डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा नीति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। डोभाल का वरीयता की लिस्ट में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद 7वां स्थान है। 2014 में डोभाल ने ही इराक में फंसे 46 भारतीय नर्सों की रिहाई कराई थी। यानी ये बता इसलिए रहा हूं कि डोभाल साहब दरअसल संकट मोचक हैं और संकट मोचक के रोल में ही रहते हैं। सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में भी इनकी बहुत अहम भूमिका रही। 2019 में पाक में सीमा पार बालाकोट एयर स्ट्राइक इनकी देखरेख में हुई। अब देखिए हुआ क्या, अब मैं आपको बताऊं तो सिर्फ डोभाल नहीं, डोभाल के साथ ही मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है और गृह मंत्री आंतरिक सुरक्षा जम्मू कश्मीर से जुड़े मामले संभालते हैं। अमित शाह के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी मोदी ने चर्चा की है। साथ ही साथ तैनाती के साथ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन पर भी शाह से बात की है। उनके साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की है। मनोज सिन्हा से मोदी ने जम्मू कश्मीर में स्थिति का पूरा जायजा लिया है। स्थानीय प्रशासन के एक्शन के बाद भी सिन्हा ने मोदी को जानकारी दी है। फिलहाल मोदी ने जम्मू कश्मीर के बारे में एक अपडेट ले लिया है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोदी की डोभाल की मीटिंग और शाह की मीटिंग के बाद चर्चा और बढ़ गई है कि कुछ बड़ा होने वाला है। 4 स्केच जारी हुए डोडा में, एक के बाद एक 2 हमले हुए। इस 2 हमलों के बाद देखिए ये 4 स्केच बताए जा रहे हैं। 4 आतंकियों के ये स्केच हैं और इनमें इन पर 5-5 लाख का इनाम रखा गया। इनका पता बताने वाले को 20 लाख दिए जाएंगे। जो इन चारों का पता बताएगा 5 लाख, एक आदमी पर इनाम है। इस बीच सर्च ऑपरेशन बढ़ गया। आप देख रहे हैं ये सर्च ऑपरेशन जंगलों में बढ़ गया है। अचानक मूवमेंट बढ़ गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का पोजीशन ली हुई है सुरक्षा बल के जवानों ने और देखिए ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। आइए आपको सुनवाने जा रहा हूं, हमारी सहयोगी महिमा वहीं पर मौजूद है। महिमा की रिपोर्ट देखिए कि किस तरह के हालात जम्मू में है, कैसे सुरक्षा बढ़ा दी गई। अंदर पूरी तरह से सेना अपनी तैयारी कर चुकी है और हाईटेक हथियार इस ब्लॉक में रखे गए हैं। हाईटेक हथियार इसलिए क्योंकि एक बार फिर अगर पीठ पीछे इन आतंकियों ने कायर करतूत करने की कोशिश की तो तुरंत उनको जवाब इस बार मिल जाए। इसके अलावा बख्तरबंद वाहन भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर भी आपको ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर भी कैसे हमारे जवान हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे हैं और जैसे इनको लगता है कि कोई संदिग्ध गतिविधि कर रहा है या फिर किसी व्यक्ति पर इनको शक अगर होता है तो उसके बाद ये उसको रोकते हैं और यहाँ पर पूछताछ की जाती है, पूरी तरह से चेकिंग की जाती है। यानी कि चेक पोस्ट ये है और यहाँ पर अलर्ट है। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर जो रिकवरी हुई है कैसे पाकिस्तान कनेक्शन मिल रहा है। ये देख रहे हैं ये रिकवरी हुई है, ये चीजें बरामद हुई हैं पाकिस्तान से जो आतंकी आए थे। ये रिकवरी ये इशारा कर रही है कि पाकिस्तान का कनेक्शन है। ये रिकवरी ये बता रही है कि आखिर क्या क्या पाकिस्तान से आया हुआ है। देखिए क्यों पाकिस्तान पर सवाल उठ रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा, पहली तस्वीर आपके सामने आई। कठुआ में मारे गए आतंकियों से पाक का सामान मिला। 16 घंटे ऑपरेशन के बाद सेना ने 2 आतंकी ढेर किए थे। आतंकियों का सामान की जांच की तो पाक की साजिश के सबूत मिले और आतंकी के पास से एक सैटेलाइट फोन बरामद हुआ। यह सैटेलाइट फोन पाक की सेना, नौसेना, वायुसेना इस्तेमाल करती है। जो फोन देख रहे थे आप, इसका मतलब पाकिस्तान से इस आतंक का कनेक्शन है। दूसरा कनेक्शन देखिए, सेना को आतंकी ठिकाने से पाकिस्तान में बनी चॉकलेट मिली है। चॉकलेट के साथ ही मौके पर पाकिस्तानी दवाएं भी रखी मिली है। इन दवाओं में पाकिस्तान में बने इंजेक्शन भी मिले। खाने के लिए आतंकियों के पास पाकिस्तानी रोटी और चना मिला है। तीसरी वजह जो पाकिस्तान से कनेक्शन है, भारतीय फौज ने आतंकियों से M4 कार्बाइन राइफल बरामद की है। इस M4 कार्बाइन राइफल को अमेरिका में बनाया जाता है, लेकिन इस बंदूक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना कर रही। रियासी हमले में भी इसी खतरनाक राइफल का इस्तेमाल हुआ। मतलब साफ है आतंकियों वाली साजिश पाकिस्तान ही रच रहा है। तो सवाल यह है, उस तस्वीर को मैं दिखाने जा रहा हूं जो पाकिस्तानी सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है। यह है वो सैटेलाइट फोन, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें माइक्रो लिखा है। यह सैटेलाइट फोन आतंकियों के पास था।
आतंकी ये सैटेलाइट फोन लेकर भारत आए थे। अब भारत के हाथ लगा तो पता चला आतंकी इसी फोन का इस्तेमाल कर रहे थे बातचीत के लिए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं उससे पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं टीपी त्यागी साहब। त्यागी साहब, मेरा सवाल यह है कि इस बीच बहुत एक्शन हो रहा है, बॉर्डर पर भी एक्शन हो रहा है, दिल्ली में भी एक्शन हो रहा है। सवाल यह है कि 4 दिन में 4 अटैक हुए, क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है और यह बड़ा क्या हो सकता है? TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जब बस के ऊपर हमला किया जो कटरा जा रही थी जिसमें हिंदू श्रद्धालु थे, उसने ये कहा कि हम टूरिस्ट और नॉन लोकल्स के ऊपर हमला करेंगे और आने वाले समय में जो हमलों की श्रृंखला है आज उसका प्रारंभ है। और ऐसा हुआ भी कि 4 दिन में 4 अटैक हो गए। अब बिल्कुल मुमकिन है कि POK के अंदर जो आतंकी लॉन्च पैड है जो कम से कम 2 दर्जन है और जिन पे 100 से कहीं ज्यादा आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे पास वो क्षमता है जिसे स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी कहा जाता है, यानी अपनी जमीन से ही हम मिसाइल के द्वारा अटैक करके दुश्मन की जमीन पे आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह कर सकें। हो सकता है कि पहला कदम तो ये लिया जाए, मगर ये फौरी कदम है और लॉन्ग टर्म में ये भी हो सकता है कि अब कश्मीर के अंदर एक यूनिफाइड कमांड बनाई जाए, जैसे इंडियन नेवी एयरफोर्स को मिला के थिएटर कमांड बन रहे हैं, ऐसे आतंक को कंट्रोल करने के लिए एक यूनिफाइड कमांड। त्यागी साहब कह रहे हैं यूनिफाइड कमांड बनाई जाए, यानी मिलकर सेना लड़ सके और जवाब दे सके। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि जैश और लश्कर ने क्या किया है। देख रहे हैं, ये जैश का कमांडर है रेहान, जिसे ढेर किया गया जैश के कमांडर को कठुआ में। जैश ने दरअसल मीटिंग की पहले, अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, यह जैश की मीटिंग बताई जा रही है। हिजबुल और जैश के नेताओं ने बैठकर बैठक की और इस बैठक में ही बताया जा रहा है रावलकोट में बैठक हुई और रावलकोट की इस बैठक में ही पूरी प्लानिंग हुई है कि भारत में किस तरह से अटैक करना है, अटैक में किसे भेजना है, कहां अटैक किया जाना है, कौन से इलाके पर हमला होना है। इस मीटिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें ISI का भी हाथ है क्या? असीम मुनीर दावा है कि ISI ने आतंकी हमलों की रणनीति बदल दी। नई रणनीति के तहत घाटी की जगह जम्मू में हमले हो रहे हैं। ISI जम्मू में आतंकियों के खौफ का माहौल बनाना चाहता है।